नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपनी प्रोग्रेसिव एजुकेशन चैनल पर। मैं पूनम यादव आज आपके लिए लेकर के आई रीजनिंग के मिक्स क्वेश्चन जो कि पार्ट 3 है। इसके पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो अपलोड कर दी। यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप उन्हें भी जाकर के ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, रीजनिंग के मैंने कई सारे टॉपिक बेसिक से पढ़ाए हुए हैं, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट हो, ऑर्डर एंड रैंकिंग हो, क्लासिफिकेशन हो, ऐसे कई सारे मैंने टॉपिक पढ़ा दिए एकदम बेसिक से। यदि आपने उनको भी उन क्लासों को भी नहीं देखा है तो आप रीजनिंग की जब प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको सारे टॉपिक वाइज मिल जाएंगे, तो आप उन्हें भी जाकर के ज़रूर देखिएगा। तो चलिए क्लास को करते हैं शुरुआत। तो बिल्कुल क्लास को पूरा एंड तक देखते चलिएगा, कंसंट्रेट होकर पढ़ते चलिएगा, आपसे हर एक चीज़ आसानी से बन जाएगी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो प्रश्न नंबर 1 आपकी स्क्रीन के सामने। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। कहने का मतलब ये है कि जो पहला पद दूसरे पद से संबंधित है उसी प्रकार तीसरा पद भी किसी न चौथे पद से संबंधित होगा। तो जो लॉजिक पहले वाले में लगेगा उसी वही लॉजिक यहाँ पर भी लगने वाला है। तो पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पर क्या लॉजिक चल रहा है। तो वी से ई हो गया, डी से डब्ल्यू हो गया और एक्स से सी हो गया। तो यदि आपको थोड़ी बहुत भी कोडिंग आती है तो दोस्तों आप देख करके ही बता सकते हैं कि इसमें यहाँ पर क्या लॉजिक चल रहा है। तो आप वी का अपोजिट क्या होता है? वी का अपोजिट ई होता है और ई का अपोजिट वी होता है। ऐसे ही डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है और डब्ल्यू का अपोजिट डी होता है। एक्स का अपोजिट सी होता है और सी का अपोजिट एक्स होता है। मतलब यहाँ पर जो लॉजिक चल रहा है वो अपोजिट वाला चल रहा है। तो बस जो लॉजिक इधर लगा है वही लॉजिक हम इधर लगा देंगे। तो डब्ल्यू का अपोजिट क्या होता है? डब्ल्यू का अपोजिट जो होता है वो डी होता है। उसी प्रकार बी का अपोजिट वाई होता है और क्यू का अपोजिट जे होता है। तो हमारा आंसर आ गया डी वाई जे। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2 है, यदि v बराबर 44 हो और फेट बराबर 54 है तो आप लेट को कैसे कोडबद्ध करेंगे। तो इन्होंने यहाँ पर v की कोडिंग दे दी 44 है और फेट की कोडिंग दे दी 54 है। तो लेट की कोडिंग क्या होगी? तो दोस्तों v जो हमारा v की कोडिंग क्या होती है? v की कोडिंग 22 होती है। और यदि मेरे को तो 44 यहाँ पर इसकी कोडिंग दी, तो 44 कब आ सकता है? यदि मैं 2 का गुणा कर दूँ तो 44 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर कोडिंग को दुगना करके दिया हुआ है, मतलब कोडिंग को दुगना करना है। अब ऐसे ही यहाँ पर फैट है, तो फैट की कोडिंग क्या होती है? F6 पर होता है, ए जो हमारा 1 पर होता है और टी जो हमारा है 20 पर होता है। तो यदि मैंने इन सबको जोड़ा तो मेरे का नहीं कितना आया? 20 और 6 26 और एक 27। 27 का जब मैंने दुगना करा तो मेरे का नहीं कितना आया? 54 आया। वैसे ही जैसा हमने इधर किया लेट को भी ऐसे ही कर देंगे। तो LATE। और दोस्तों यदि आपको कोडिंग याद नहीं है तो आप कोडिंग याद कर लें। यदि आप अच्छे से कोडिंग याद कर लेंगे तो आपसे ये वाले प्रश्न आसानी से विदिन सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। तो एल हमारा 12 पर होता है, ए हमारा 1 पर होता है, टी हमारा 20 पर होता है और 5 जो ई हमारा 5 पर होता है। यदि हम इनको टोटल करेंगे 20 और 12 और 1 और 5, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 38। और 38 का जब मैंने दुगना करा तो मेरे कहने आ गया 76। तो हमारा आंसर आ गया 76, ऑप्शन डी। यहाँ पर कोडिंग को दुगना करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। और यदि आपको कोडिंग आती है तो आप विदिन सेकंड में आंसर ले आएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और आप भी मेरे साथ साथ में करने की कोशिश करिएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 3, एक कोड भाषा में ब्लेंड को ENHPG लिखा जाता है तो उसी भाषा में वीनर को कैसे लिखा जाएगा। इन्होंने क्या कहा है कि जो ब्लेंड है, ब्लेंड को जिस प्रकार से कोड किया है इन्होंने ENHPG लिखा है, मतलब कि जो ब्लेंड की कोडिंग है वो ENHPG है। तो उसी प्रकार वीनर को कैसे कोड किया जाएगा। तो हमसे किसकी? वीनर की पूछी कि वीनर की कोडिंग क्या होगी। तो आप दोस्तों बी हमारा 2 पर होता है और ई हमारा 5 पर होता है। मतलब यहाँ पर 3 प्लस हुआ है, बी से ई हो गया यानी 3 प्लस हुआ है। एल 12 पर होता है और एन 40 पर होता है। तो मतलब यहाँ पर कितना है? 2 प्लस हुआ है।
ऐसे ही यहाँ पर ई हमारा 5 पर होता है और एच हमारा 8 पर होता है, तो यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, यहाँ पर हमारा 3 प्लस हुआ है। ऐसे ही एन 14 पर होता है और पी 16 पर होता है, तो यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, यहाँ पर 2 प्लस हुआ है। डी 4 पर होता है और जी 7 पर होता है, मतलब कि यहाँ पर 3 प्लस हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले +3 फिर +2 फिर +3 फिर +2 फिर +3, यहाँ पर ये लॉजिक चल रहा है। तो जो लॉजिक यहाँ पर चल रहा है वही हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे विनर्स के साथ। तो दोस्तों जब मैंने W की कोडिंग 23 होती है और 23 में मैंने जब 3 जोड़ा तो मेरे कने 26 आया और 26 पर हमारे कने क्या होता है, Z होता है। उसी प्रकार I हमारा 9 पर होता है और 9 में मैंने यदि 2 जोड़ा तो मेरे कने 11 हुआ और 11 पर क्या होता है, हमारा K होता है। उसी प्रकार N 14 पर होता है, 14 में मैंने 3 जोड़ा तो मेरे कने क्या आया, 17 और 17 पर क्या होता है, हमारा Q होता है। ऐसे ही हमारा N 14 पर होता है, 14 में मैंने 2 जोड़ा तो मेरे कने कितना आया, मेरे कने 16 आया और 16 पर हमारा P होता है। ई हमारा 5 पर होता है और जब मैंने 5 में 3 जोड़ा तो मेरे कने कितना आया, मेरे कने 8 आया और 8 पर H होता है। और आर हमारा कितने पर होता है, 18 पर होता है। 18 में जब मैंने 2 जोड़ा तो मेरे कने 20 आया और 20 पर हमारा T होता है। तो हमारी ये कोडिंग कंप्लीट हो गई। तो आप देख सकते हैं ZKQPST वाला कहीं ऑप्शन है तो ऑप्शन हमारा ए राइट हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस +3 +2 +3 +2 वाला यहाँ पर लॉजिक चल रहा है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4 है आपकी स्क्रीन के सामने। नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चयन करिए। आपको 4 ऑप्शन में से कोई एक विषम शब्द है उसका चयन करना है। तो पहले ऑप्शन में हम देखेंगे कि ABYZ। तो यहाँ पर दिख रहा है कि ए का अपोजिट Z होता है और बी का अपोजिट Y होता है। ऐसे ही डी का अपोजिट W होता है और ई का अपोजिट V होता है। एफ का अपोजिट U होता है और टी का अपोजिट एफ का अपोजिट U और टी का अपोजिट जी का अपोजिट टी होता है। तो अब ए का अपोजिट अभी हमने देखा Z होता है, लेकिन यहाँ पर तो के है, मतलब कि यहाँ पर जो है ये वाला ऑप्शन भिन्न है। इन तीनों में क्या है, ये तीनों अपोजिट है। क्या है, ये अपोजिट है और ये वाला जो है अपोजिट नहीं है। तो यही क्या है, हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो गया डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5 आपकी स्क्रीन के सामने। F6 हो तो फॉक्स, 45 हो तो लॉयन का मान याद कीजिए। मतलब कि जनरली वो कोडिंग ही पूछ रहे हैं आपसे। तो F6 पर होता है फॉक्स 45, अब कब होगा, फॉक्स 45 कब होगा, तो हम इनके कोडिंग को ऐड करेंगे। F6 पर होता है, O हमारा 15 पर होता है और X हमारा 24 पर होता है। यदि मैं इन तीनों को जोड़ूंगी तो 24 और 6 कितना हो गया, 30, 30 और 15 45, तो 45 आ गया, मतलब कि 45 हो गया। अब उसी प्रकार लॉयन को जब हम जोड़ेंगे LION, जब लॉयन की कोड करेंगे हम तो L 12 पर होता है, I 9 पर होता है, O 15 पर होता है और N हमारा 14 पर होता है। तो जब मैंने इन सबको ऐड किया, तो जब इन सबको मैं ऐड करूँगी तो मेरे कने 12 और 9 कितना हो गया, 21, 21 और 15 और 14, तो ये हो गया 50। तो मेरा आंसर 50 आ जाएगा। तो लायन की जो कोडिंग होगी वो 50 होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6 है, यदि बीते कल से 2 दिन पहले रविवार था तो परसों कौन सा दिन होगा। देखिए मान लीजिए कि आज कोई वार है, आज कोई दिन है। अब यदि बीते कल से 2 दिन पहले, मतलब आज का है, मान लो आज ये आज कोई दिन है और बीते हुए 2 दिन के पहले क्या था, रविवार था। यहाँ मान लो रविवार था और आज से परसों कौन सा दिन होगा, मतलब आज से परसों वाला जो दिन होगा यहाँ पर कौन सा होगा। तो यहाँ पर रविवार है, फिर सोमवार, फिर मंगलवार, फिर बुधवार, फिर गुरुवार और फिर शुक्रवार, मतलब कि जो आने वाला परसों का दिन है वो शुक्रवार होगा। तो हमारा आंसर हो गया सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7 है, अतुल एक पंक्ति में ऊपर से 17वें स्थान पर है और नीचे से 18वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं। दोस्तों मैंने ऑर्डर एंड रैंकिंग वाला
चैप्टर पढ़ा दिया है और बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया हुआ है। यदि आपने अभी तक उस क्लास को नहीं देखा तो आप प्लीज़ उसे भी जाकर के ज़रूर देखिएगा। मैंने बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया हुआ है, टोटल निकालना, राइट निकालना, लेफ्ट निकालना, मैंने सब कुछ उस क्लास में बता दिया है। तो अतुल जो है ऊपर से 17वें स्थान पर है और नीचे से 18वें स्थान पर है। तो यदि मैं इन दोनों को जोड़ूंगी तो मेरे कहने 35 आएगा। कितना आएगा? 35 आएगा। और जब भी हम कुल बच्चे निकालते हैं तो हम एक माइनस करते हैं। तो हम इसमें से एक माइनस कर देंगे तो हमारे कहने जो कुल बच्चे निकल कर आ जाएंगे वो 44 आ जाएंगे, 34 आ जाएंगे। तो हमारा आंसर हो गया 34। अब ये माइनस क्यों किया है? मैंने सब कुछ बेसिक से ये चैप्टर ही पूरा पढ़ा दिया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8, दी गई उत्तर आकृतियों में कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी? दोस्तों अभी कांस्टेबल के जो पेपर चल रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे हैं और कोडिंग डिकोडिंग से भी कई सारे 5 से 6 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। तो आप जल प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब जिनका भी पेपर है वो अच्छे से पढ़ करके जाएं। तो आपको दिया है अप्रैल, तो इसमें दर्पण प्रतिबिंब, इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा? यानी दर्पण प्रतिबिंब में जब हम इसे देखेंगे तो इसका क्या क्या बनेगा? तो आप सभी को थोड़ा बेसिक आता होगा। तो जो भी चीज़ लेफ्ट की वो राइट में हो जाती है और राइट की चीज़ लेफ्ट में हो जाती है। तो एल जो है हमारा ऐसा है, तो अब एल हमारा ऐसा हो जाएगा। तो एल जो है हमारा ऐसा है ना, तो ऐसा हो जाएगा। आई का आई रहेगा। आर अगर यदि सीधा बना है ना तो आर जो है कुछ इस प्रकार से बनेगा। पी सीधा है ना तो ये ऐसा हो जाएगा और ए का जो है ए ही रहेगा। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9, दर्पण को आकृति के दाईं ओर रखे जाने की दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। ये आकृति दी गई है और आपको इसमें से बताना है कि कौन सी सही प्रतिबिंब दर्पण में जब देखेंगे तो कौन सी इमेज बनेगी। तो दोस्तों जब भी हम ऐसे इमेज वालों को दर्पण में देखेंगे तो ये जो एरो इधर दिख रहा है ना, तो ये एरो जो है लेफ्ट में है तो सॉरी राइट में, तो लेफ्ट में हो जाएगा। तो ये एरो इसमें तो नीचे आ गया लेकिन यहाँ तो ऊपर दिया है, मतलब ये वाला ऑप्शन सही नहीं होगा। ये वाला एरो इधर दिख रहा है, दूसरे वाले में इधर है, लेकिन ये जो ब्लैक कलर का है ना इधर है तो वो इधर आ गया, मतलब कि ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। यहाँ पर एरो जो है सीधा ही दे दिया तो ये वाला भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एरो इधर है ना तो इधर हो जाएगा और ये जो ब्लैक कलर का ऊपर है ना वो नीचे आ जाएगा और ये जो ब्लैक बीच में है, सर्कल के बीच में ब्लैक है, वो वहीं के वहीं रहेगा। तो हमारा जो ऑप्शन है वो दर्पण प्रतिबिंब में जब हम देखेंगे तो हमारी जो आकृति है वो डी वाली बनेगी। तो हमारा आंसर हो गया डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10 आपकी स्क्रीन के सामने एंड लास्ट प्रश्न आज की क्लास का। दी गई आकृति की दर्पण छवि क्या बनेगी? जब हम दर्पण में इस वाली आकृति को देखेंगे तो क्या बनेगा? तो आप देख सकते हैं ये तो उल्टी आकृति है, मतलब ये वाली आकृति तो नहीं बनेगी। यदि आकृति कुछ इस प्रकार से दी गई है तो जब हम दर्पण में देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगी। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। बाकी तो आप ये देखो ये ये उल्टी है, ये भी उल्टी है, मतलब जो आकृति जो ये वाली है और जब इसको हम दर्पण में देखेंगे तो ये वाली आकृति बनेगी। तो हमारा आंसर हो गया ए। तो चलिए दोस्तों करते क्लास को यही समाप्त। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। और जिनका भी कांस्टेबल के पेपर चल रहे हैं और जिनका भी कल पेपर है उनको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। अच्छे से पेपर दीजिएगा, पेपर बहुत ईजी आ रहा है। यदि आपने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई अच्छे से की है तो आपका पेपर डेफिनेटली अच्छा जाएगा। तो चलिए दोस्तों क्लास को करते हैं यही समाप्त। यदि मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।